अब तक हम लोगों ने अवसर लागत सिद्धांत की मान्यताओं को देखा। उसके जो आधारभूत विचार है, अर्थात हैबर्लर की जो आधारभूत विचार है, उन पर हमने चर्चा की। अब आगे हम लोग देखेंगे कि हैबर्लर तीनों लागत दशाओं में किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को समझाते हैं। Till now we have understood the meaning of opportunity cost, what Haberler's views are regarding international trade, and how he specifies the different kinds of inputs and their exchange ratios which lead to international trade. And we have also understood and discussed the assumptions on which this theory is based. Now we move on to the different cost conditions under which Haberler has explained his theory of international trade. हैबर्लर के विचार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तीन लागत दशाओं में संभव हो सकती है: स्थिर लागत, बढ़ती हुई लागत और घटती हुई अवसर लागत दशाओं में व्यापार की संभावनाएं हो सकती हैं. So according to Haberler, there are three cost conditions in which international trade is possible. So let us explore all the three conditions of trade, all the three cost conditions of international trade one by one. पहले हम लोग लेते हैं स्थिर अवसर लागत की दशा, that is constant cost conditions. यदि दो देश प्रत्येक वस्तु का उत्पादन स्थिर लागत के अंतर्गत कर रहे हैं तथा प्रत्येक देश के उत्पादन में समान अनुपात में उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, तो अवसर लागत वक्र अथवा उत्पादन संभावना वक्र एक सीधी रेखा होगी. So if two countries are producing commodities in a given proportion, fixed proportion that is, then their opportunity cost curve or their transformation curve will be linear, straight line, and of course downward sloping. इसका अर्थ यह होगा कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु से विनिमय करने की सीमांत अवसर लागत स्थिर रहेगी. सीमांत अवसर लागत दर के स्थिर रहने के कारण उत्पादन की सापेक्षिक लागतें भी स्थिर रहेंगी और मांग दशाओं से अप्रभावित हो रहेगी. So, which means that when one commodity is produced in excess and being replaced with the production of another commodity, then the opportunity cost will remain same or constant. In this case, the marginal opportunity cost will also remain same or constant. And along with this, the relative costs will remain same and demand will not be affected. स्थिर अवसर लागत दशा में उत्पादन संभावना वक्र, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक सीधी रेखा के रूप में होगा. In the case of constant opportunity cost conditions, the production possibility curve is a linear curve and straight line as shown in the given figure. चित्र में काल्पनिक उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि किस तरह से दो वस्तुओं के बीच में विनिमय अनुपात स्थिर स्थापित होता है या स्थिर रहता है. From the given figure, we will be now discussing how, on a hypothetical case, the exchange ratios between two commodities are determined. इस चित्र में आप देखेंगे कि अगर कोई देश अपनी पूरी या सभी उत्पादन की इकाइयों को, यानी उत्पादन के साधनों की इकाइयों को Y पर लगा देता है, Y उत्पादन पे लगा देता है, तो वो OA मात्रा Y का उत्पादन करेगा और सभी साधनों को
एक्स पे के उत्पादन में लगाएगा तो ओ बी मात्रा का उत्पादन करेगा। दैट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके। ए और बी बिंदुओं के बीच जितनी सारे भी बिंदु होंगे ए बी की रेखा में, ए बी क्या है यहाँ पे? ये उत्पादन संभावना रेखा है। इट इज द पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। And in between these two points, extreme points A, B of the PPC curve, आप देखेंगे कि जितनी भी बिंदुएं हैं वो क्या स्पष्ट करती हैं? वो स्पष्ट करती हैं कि एक समय पर एक देश कितना x और कितना y की मात्रा उत्पादन कर सकता है दिए गए साधनों के आधार पर। So on the basis of the given technology and inputs, how much of x and y a country can produce. Every point on A and B specifies that amount. जैसे यहाँ पे हम 3 बिंदु देख सकते हैं, R, S और T। R पर अगर उत्पादन होता है तो देश Y की मात्रा अधिक उत्पादन करेगा और X की मात्रा कम उत्पादन करेगा। S बिंदु पर उत्पादन होने पर Y की मात्रा पहले के तुलना में कम होगा, यानी OP1 होगी, और X की मात्रा OQ1 होगी। उसी तरह से T पर उत्पादन करने से Y की मात्रा पहले से और घट जा रही है, OP2 हो जा रही है, और X की मात्रा बढ़ के OQ2 होते जा रही है। तो इस तरह से हम देख पाते हैं कि जैसे जैसे X की मात्रा बढ़ती है तो हम Y की कुछ मात्रा का त्याग करते हैं। अगर हम Y की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो X की मात्रा का त्याग करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिर लागत के अंतर्गत जो भी उत्पादन हो रहा है, जिसे हम ए बी वक्र से दिखाते हैं, यहाँ पे हम ए बी वक्र, क्योंकि ये सीधी रेखा है, इसको हम कीमत वक्र भी मान के चल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो टेक इट एज द प्राइस लाइन। और इसकी ढलान जो है वो ये स्पष्ट करता है कि कमोडिटी एक्स तथा कमोडिटी वाई का अनुपात क्या है। तो कमोडिटी एक्स बाय कमोडिटी वाई डिवाइडेड बाय कमोडिटी वाई इज द एक्सचेंज रेशियो। एक्सचेंज रेशियो कैसे निकालेंगे? ओ बी बाई ओ ए। जैसे अगर टी बिंदु पर उत्पादन हो रहा है तो ओ क्यू टू बाई ओ पी टू होगा हमारा विनिमय अनुपात। ओके। प्रत्येक देश के लिए उसका उत्पादन संभावना वक्र उसके आंतरिक विनिमय अनुपात को व्यक्त करता है। सो फॉर एवरी गिवन कंट्री the production possibility curve will specify and explain its domestic exchange ratios. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों देशों के उत्पादन संभावना वक्रों का ढलान या ढाल अलग अलग होनी चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि व्यापार दो देशों के बीच में संभव हो तो वो तभी संभव होगा जब दोनों की उत्पादन संभावना वक्रों का ढलान अलग होगा। And for international trade to take place, the slope of the PPC for every country should be different. If they have the same slope, they will not have trading between them. इसे हम अलग अलग उत्पादन संभावना वक्रों द्वारा समझ सकते हैं। We have 4 figures given here. हमें यहाँ पे 4 चित्र दिखाई दे रही हैं A, B, C और D पैनल्स पर, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो देशों के हम उत्पादन संभावना वक्र को व्यक्त करते हैं और हम मान के चलते हैं कि दोनों देशों में शराब और कपड़ों का उत्पादन होता है और दोनों देश मान लेते हैं, दो देश है इंग्लैंड एंड पोर्चुगल, और इन दोनों में शराब और कपड़ों की उत्पादन हो रही है। ई डैश तथा पी डैश दो उत्पादन संभावना वक्र है। ई डैश इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर इंग्लैंड। ई डैश इंग्लैंड की उत्पादन संभावना वक्र है एंड पी डैश इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर पोर्चुगल। और पी डैश जो है वो पुर्तगाल का उत्पादन संभावना वक्र है। टाइन को समझते हैं। पहले हम लेते हैं चित्र ए को। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि दोनों देशों के जो पीपीसी है
प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं उनका ढलान समान है, जो यह व्यक्त करता है कि दोनों देशों में दोनों वस्तुओं की उत्पादन लागत में समान अंतर है. So the same slope of PPC in the two given countries specifies and explains that both the countries have the same difference in costs for production of the two commodities. अगर पोर्चुगल दोनों वस्तुओं X तथा Y, यहाँ पे हम लोग शराब और कपड़े लिए हैं, इनका निरपेक्ष रूप से सस्ते में उत्पादन कर रहा है, परंतु इंग्लैंड की तुलना में उसे तुलनात्मक लाभ नहीं है. There is no comparative advantage for Portugal for producing the two goods in comparison to England. क्योंकि दोनों देशों में इन दोनों वस्तुओं की लागत का अनुपात समान है. And why does it happen so? Because both the countries have the same difference in cost. दोनों की जो opportunity cost है एक वस्तु का दूसरे वस्तु को के प्रति वो इक्वल है. तो दोनों में से किसी को एक दूसरे से व्यापार करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा. ओके, अब हम आते हैं पैनल बी पर. चित्र बी में अगर आप देखेंगे तो ये स्पष्ट करता है कि पोर्चुगल दोनों वस्तुएं शराब और कपड़े का उत्पादन इंग्लैंड की तुलना में सस्ते में कर रहा है. ओके, क्योंकि उसकी देखिएगा आप उसका ढलान और इंग्लैंड की पीपीसी का ढलान अलग भी है, किंतु उसे शराब के उत्पादन में निरपेक्ष रूप से हानि है. किंतु उसे तुलनात्मक रूप से लागत को ध्यान रखते हुए कॉस्ट को अगर हम कंसिडरेशन में ले तो कपड़े के उत्पादन में कम हानि है ना. पोर्चुगल जो है वो दोनों को सस्ते में कर रहा है, लेकिन उसकी जो हानि है वो इंग्लैंड की तुलना में कपड़ों में कम है, शराब में ज़्यादा है. तो वो क्या करेगा, वो सोच सकता है कि वो शराब इंग्लैंड से खरीद ले. अब हम आते हैं सी पर. रेखा चित्र सी को देखिए, सी द फिगर सी. यहाँ पे इंग्लैंड और पोर्चुगल दोनों की कपड़ों में उत्पादन लागत समान है, क्योंकि वो दोनों जो वक्र हैं पीपीसी वो सेम बिंदु से उत्पन्न हो रही है. लेकिन पोर्चुगल को शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है. पोर्चुगल ज़्यादा जो है वो अपनी जब पूरी इनपुट्स को शराब बनाने में लगा देगा तो वो इंग्लैंड के अनुपात में अधिक बनाएगा. तो मोर यूनिट्स ऑफ अल्कोहल में भी प्रोड्यूस्ड इन पोर्चुगल. डी में देखिए तो आपको दिखेगा कि इंग्लैंड की तुलना में पोर्चुगल को शराब के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है और कपड़े के उत्पादन में निरपेक्ष हानि है. और पोर्चुगल की तुलना में अगर देखें तो इंग्लैंड को कपड़ों के उत्पादन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, निरपेक्ष लाभ है, और शराब के उत्पादन में एब्सोल्यूट लॉस है, यानी निरपेक्ष हानि है. तो इससे स्पष्ट है कि पोर्चुगल के शराब के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है और इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है. सो ईच वुड प्रोड्यूस वन कमोडिटी, यानी पोर्चुगल शराब उत्पादन करेगा, इंग्लैंड कपड़े उत्पादन करेगा, और दोनों आपस में इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जरिए लेन देन करेंगे. So each country would specialize in the commodity it has comparative advantage और comparative less loss. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर हम तुलनात्मक लाभ की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्योंकि ये जो पीपीसी बनाया ही गया है ये ऑन द बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत के आधार पर बनाया गया है. अवसर लागत को आधारभूत मानकर ये देखा जा रहा है कि किस देश को किस वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ है. वह देश उसी वस्तु का विशिष्टीकरण करेगा, उसका अधिक उत्पादन करेगा और दूसरे देश को उसकी अतिरिक्त वस्तुओं का निर्यात करेगा. सो as according to this example, on the basis of opportunity cost,
every country, each country, Portugal and England, would decide upon which production or which commodity will give it an absolute or an advantage over the other country. So it will start specializing in the production of that particular commodity, produce mass scale, produce more of it, and with that production of surplus, it will export it to the other country. Now let us come to see how both the countries gain from trade. कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों को लाभ होता है. इस फिगर में अगर आप देखते हैं तो दोनों जो लाइंस है ई डैश और पी डैश, ये दोनों इंग्लैंड और पोर्चुगल के पीपीसीज हैं. ठीक है. जब दोनों देशों में व्यापार नहीं होता है तो इंग्लैंड में उत्पादन का संतुलन बिंदु पी डैश पर है. राइट. मान के चलते हैं कि दोनों का जब कोई आपस में कोई ट्रेडिंग नहीं है तो ई डैश बिंदु दोनों के लिए समान है, ई डैश. लेकिन यहाँ पे संतुलन कहाँ पे प्राप्त हो रहा है? पी डैश पर. ठीक है. जब पी डैश पर इंग्लैंड संतुलन पे है, इक्विलिब्रियम पे है, वह कपड़ा और शराब दोनों वस्तुओं को एक निश्चित मात्रा का उत्पादन एवं उपभोग करेगा. So when England is producing at P dash and is at equilibrium, it will produce a given or a definite quantity of clothes and wine. इंग्लैंड में कपड़े के संदर्भ में अगर देखें तो शराब की कीमत OE डैश बाई OE होगा, है ना. तो फॉर इंग्लैंड द एक्सचेंज रेशियो वुड बी OE डैश बाई OE. दोनों देशों में व्यापार प्रारंभ होने पर नई कीमत रेखा RE डैश बन जाएगी. व्हेन देयर इज इंटरनेशनल ट्रेड, द न्यू प्राइस लाइन विल बिकम RE डैश. दोनों देशों की व्यापार के पूर्व की घरेलू कीमतें क्या थी? सो बिफोर ट्रेडिंग द डोमेस्टिक प्राइसेस फॉर बोथ द कंट्रीज वर EE डैश एंड PE डैश वर द डिफरेंट प्राइस रेंजेस. दोनों के लिए EE डैश और PE डैश के बीच में कुछ स्थित होती. अब दोनों के बीच में जब व्यापार शुरू होने लगता है तो इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है और OE डैश कपड़े का उत्पादन करता है, लेकिन उसका उपभोग किस बिंदु पर है? H बिंदु पर. ठीक है. और वह कपड़े की HL मात्रा का जो उसके लिए सरप्लस हो रहा है उसको वह निर्यात करता है. सो इट एक्सपोर्ट्स द सरप्लस. सरप्लस इज शोन बाय द अमाउंट HL. ठीक है. HL मात्रा का वो एक्स्ट्रा उत्पादन होगा, उसको वो एक्सपोर्ट करेगा. और उसके बदले वो कितना वाइन खरीदता है? LE डैश. LE डैश अमाउंट ऑफ वो वाइन इंपोर्ट करता है. अब वह सस्ती कीमत पर पोर्चुगल से वाइन खरीद सकता है, अर्थात OE डैश बाई OR. OE डैश बाई OR इनका विनिमय रेशियो होगा, अनुपात होगा. जबकि पहले की कीमत क्या थी? What would be the previous price? OE डैश बाई OE. तो अब वो क्या कर रहा है कि पहले के अनुपात में अब उसकी इंग्लैंड को व्यापार करने से लाभ हो रहा है. पहले की अनुपात में अभी उसको ज़्यादा वाइन मिल रहा है. इसी प्रकार पोर्चुगल को भी लाभ हो रहा है. कैसे? व्यापार से पहले वह वाइन की OP मात्रा का त्याग करके OE डैश मात्रा कपड़ों का प्राप्त करता था, लेकिन व्यापार के बाद वह वाइन की मात्रा OR का त्याग करके उतने की ही मात्रा का कपड़ा प्राप्त कर सकता है. तो उसका जो त्याग है वो इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स घट गया. राइट. पोर्चुगल में शराब के संदर्भ में कपड़ों की आंतरिक कीमत क्या थी? OP बाई OE डैश. सो दिस वाज द डोमेस्टिक प्राइस. जो व्यापार शुरू होने के बाद
इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमत क्या हो गई? OR बाय OE डैश। इस प्रकार पोर्टुगल को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ हुए, इंग्लैंड को भी इस व्यापार से लाभ है। तो व्यापार होने के बाद दोनों देशों में घरेलू कीमत वही रहती है जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत होती है, और इस चित्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कीमत क्या है? RE डैश। यही कीमत रेखा उनकी घरेलू बाजार में भी उपयोग होगी। सो द आफ्टर द इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट्स occurring, the price of the domestic market will be the same as in the international market. तो इस पूरे चर्चा से हम दो चीज़ों को हम स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कि विशिष्टीकरण और विनिमय का आधार अवसर लागत का अंतर होता है। सो द डिफरेंस इन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। और दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तभी संभव होगा जब दोनों देशों के PPC के ढलान अलग होंगे। So only when the slope of PPC is different for the different countries can international trade start or happen. आगे हम लोग चलेंगे increasing opportunity cost conditions को समझेंगे।